नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। पश्चिम एशिया से मिडिल ईस्ट तक आसमान में एक बार फिर बम और मिसाइलों की गूंज साफ सुनाई दे रही है। ईरान और इजरायल के बीच जंग ने पूरे क्षेत्र को एक बार फिर बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। लगातार तीसरे चौथे दिन भी दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार कर रहे हैं। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक सायरन की आवाजें और धमाके गूंज रहे हैं और इससे आम लोगों में दहशत का माहौल है। ईरान और इजरायल के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यह सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ताकत और रणनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा बन गया है। अब सवाल यह है कि क्या इन दोनों देशों की जंग महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है? क्या बहुत जल्दी तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है? इस जंग का दूसरा पहलू भी आप समझिए, क्योंकि बीते 9 जून 2025 को जब मिथुन राशि में गुरु अस्त हुआ तो यह सिर्फ खगोलीय घटना नहीं थी, बल्कि यह संकेत बन गया वैश्विक असंतुलन, कूटनीतिक विफलता और युद्ध की विभीषिका का। यह वही गुरु है जिसे नीति, विवेक और शांति का कारक माना गया है, और जब वही मौन हो जाए तो राजनीति उग्र हो ही जाती है, सैन्य टकराव बढ़ जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि गुरु अस्त हुआ तो क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट बनकर दुनिया को डरा सकता है? गुरु की चाल में परिवर्तन की वजह से सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया के कई हिस्सों में सत्ता के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब एटम बम भी चलने वाला है? और अगर ऐसा होता है तो दुनिया के नक्शे पर तीसरा एटम बम कौन गिराएगा, कहां गिराएगा? तो आइए शुरू करते हैं इसी मुद्दे पर चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है, जिसमें हमारे साथ इस वक्त आचार्य डीपी शास्त्री हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। सुनील भारद्वाज जी इस वक्त हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। नीति शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। ऋतु सिंह जी हमारे साथ हैं, आप भी ज्योतिषाचार्य हैं। और आचार्य राज मिश्रा ज्योतिषाचार्य हैं। ये ज्योतिषियों का एक बड़ा पैनल है, लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त पूरी दुनिया के हालात को समझने वाले कई खास एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे जी इस वक्त मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कैप्टन रिटायर्ड नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ इस वक्त रिटायर्ड कर्नल एम.के. सिंह जी हैं, आप भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। जे.के. त्रिपाठी जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। और मनीष मल्होत्रा जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, जो समझते हैं कि किस तरह से अर्थनीति पर दुनिया काम कर रही है और उसकी परिणति में इस तरह के युद्ध देखने को मिल रहे हैं। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले राज मिश्रा जी, आपके साथ क्या स्थितियां बन रही हैं? क्या ये जो ग्रह गोचर जिस तरह से आप लोग बार बार बता रहे हैं कि केतु के साथ मंगल की युति, क्या ये विश्व युद्ध की तरफ ले जा सकती है? देखिए, सबसे पहले बता दूं, जब भी केतु के साथ मंगल की युति बनी है तो कुछ ऐसा पूरे विश्व के अंदर हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड था। इससे पहले 36 वर्ष पहले 1989 के अंदर जब केतु और मंगल की युति एक्चुअल में बनी थी, तो उस समय पर क्या हुआ था? अभी हम लोगों ने बहुत सारी घटनाएं देखी है, विमान को लेकर के घटना देखी, जिस प्रकार का एयर इंडिया के साथ हुआ, जिस प्रकार हमारे भारत में जो घटना हुई, वाकई पीड़ादायक थी। आप प्रतिदिन देख रहे हैं कोई ना कोई, जब पाकिस्तान जैसी कंट्री जिसके पास आटा की परिस्थिति नहीं, वो एटम बम की धमकी दे रहा है, परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। तो ये परिस्थिति, खैर एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए 1989 में मंगल पहुंचते हैं सिंह राशि के अंतर्गत जुलाई में, जहां साथ में केतु विराजमान है। और उस टाइम पर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 232 19 जुलाई 1989 को डेनवर से शिकागो जाती है, जहां पर क्रैश होती है और 112 लोगों की मौत उस फ्लाइट के अंतर्गत हो जाती है। यह घटना उस टाइम पर हुई। दूसरी घटना कोरियन एयरलाइंस 803 27 जुलाई 1989 को जाती है, जिसमें 75 आदमी, वो क्रैश होती है, 75 आदमी मरते हैं, 4 लोगों की जमीन पर मृत्यु होती है। उसके साथ साथ देख लूं तो 21 जुलाई और 4 अगस्त के बीच में, 21 जुलाई 4 अगस्त के बीच में दक्षिण कोरिया में, जापान, दक्षिण कोरिया और सोवियत डील क्षेत्र में भारी बारिश और तूफान की वजह से करीब 46 मौतें होती। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जब मंगल और केतु एक साथ हुए। कारण है, मंगल अपने आप में एक विस्फोटक प्लैनेट हैं, और वो जब सिंह राशि के अंतर्गत प्रवेश करते हैं तो विस्फोटक परिस्थिति होती है। न तो किया जाना चाहिए, न किया जा सकता मेरे दृष्टि से। लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे आगे बढ़ना चाहता हूं, और ये चीज 30 सेकंड और चाहिए मुझे। जी मैं तुरंत जी हाँ। तो सबसे पहले, क्योंकि मंगल और केतु हैं, तो पूरे विश्व को अलर्ट होने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से युद्ध में और भयावह परिस्थिति, परमाणु हमले जैसी परिस्थिति उत्पन्न होगी, और इसकी शुरुआत कोई मुस्लिम देश करेगा, यह पॉसिबिलिटी दिखती है।
ठीक है, ये भी क्या लिखा हुआ है मुस्लिम देश वाला भी? यहाँ तो कंट्रियों के नाम लिखे हैं। ठीक है, पंचांग में आपको कंट्रियों के नाम दिखा देता हूं। ठीक है, अब मैं कर्नल चौबे के पास जाना चाहता हूं। कर्नल चौबे, ये बात तो बहुत सारे लोग यूं ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके लिए किसी शास्त्र की शायद आवश्यकता नहीं है, ना किसी किताब की आवश्यकता। मैं ये अनुमान के आधार पर बता रहा हूं, सामान्य लोग, मैं इसका मतलब मैं कोई उपहास मैं ये कहना चाहता हूं कि पंचांग में जो कुछ अब हो रहा है उसका वर्णन एक साल पहले किया हुआ है। से बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, मैं तो सामान्य परिस्थितियों के लिहाज से कह रहा हूं। कर्नल चौबे इसको बेहतर समझते हैं। मुझे जरा आप ये बताइए कि क्या स्ट्रेटेजिकली जो चीजें चल रही हैं, अमेरिका की, इजराइल की, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, पाकिस्तान के अंदर से जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाती हुई स्थितियां आपको दिख रही हैं? राम जी, देखिए, मैं आचार्य जी को प्रार्थना करूंगा उनसे कि मैं ऐसी बात बोलूंगा जो उनके कहे हुए वक्तव्य के बिल्कुल विपरीत जाएगी। मुझे इस समय स्थिति ऐसी दिख रही है कि ईरान जो है वो अपने प्रक्षेपास्त्रों को पूरा समाप्त कर देगा, या तो मारकर या इजरायली उसको समाप्त कर देंगे। फिर स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो गेम में उतर सकते हैं, लेकिन पीछे पीछे मध्यस्थता की बात भी चल रही है। अमेरिका शुरू से मध्यस्थता की बात जो है उसको छोड़ा नहीं है। ईरान चाहता है कि इसके बीच में अमेरिका भी कूद जाए, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है अगले कुछ दिनों के बाद में ये युद्ध जो है वो धीरे धीरे नीचे उतरना स्टार्ट होगा, और जितनी भयावह स्थिति आज है उससे कम और कम होती चली जाएगी, और विश्व युद्ध की तरफ जाता हुआ मैं इसे नहीं देख पा रहा हूं। और ठीक है, ये आपका डीपी शास्त्री जी क्या कह रहे हैं, गणनाएं क्या बता रही हैं, क्या विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, वर्ष भगवान सूर्य का राजा और मंत्री के रूप में है। 8 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है। 8 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में चंद्र ग्रहण है और सूर्य ग्रहण है। 15 दिन के अंदर जब 2 ग्रहण आ जाए तो ज्योतिषी दृष्टि से बड़ा अनहोनी का एक सूचक होता है, जो खास करके इसी समय के दौरान ईरान, यूक्रेन, रूस या इजराइल जो लड़ाई लड़ रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं बड़ी भयानक स्थिति उत्पन्न होगी। अमेरिका तो खाली ताली बजाने के लिए अमेरिका को आना है, मजा लेने के लिए ना आना है। यूरोप कंट्री और ये सब कंट्रियों में कहीं ना कहीं नुकसान है, और आप देखिएगा कोई ना कोई जो परमाणु देश है उसका विनाश इसमें सुनिश्चित है। वो अपने आप ही कहीं ना कहीं उसका विनाश होना है। ये ग्रह कभी नहीं छोड़ेगा। और डेट भी आप नोट कर लीजिए, 8 सितंबर से लेके 11 अक्टूबर के बीच में आपके चैनल के माध्यम से हमको सैकड़ों बार भविष्यवाणी की है, कई वर्षों में की है, 15 वर्षों में। तो वो चीज कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो पूरा विश्व में शांति। देखिए क्या होगा, इसमें सबसे बड़ी चीज होगी जब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण 15 दिन के अंतराल में पृथ्वी पे आता है। एक भारत में, एक पूरे विश्व में, जो भारत में नहीं है, वो कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति को हमारे खराब करेगा। और एक चीज बता दूं, धर्म जिसके पास रहेगा, धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी प्रिय द्वार सखा श्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवयेका। जो कंट्री धर्म और सत्य का पालन करेगा उसी कंट्री में परमात्मा का, तो उस कंट्री का उदय काल रहेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि नेवल कैप्टन श्याम कुमार जी, आप थोड़ा सा मुझे बताइए कि अभी स्ट्रेटेजिकली क्या अमेरिका की भूमिका जिस तरह की है, आपको लग रहा है कि वो रोकने की दिशा में बढ़ रहा है कि उकसाने की दिशा में बढ़ रहा है? धन्यवाद। जय हिंद, शनो वरुणा। समुद्र से आया हूँ, गहरे समुद्र से और विशाल समुद्र से कुछ अच्छे तथ्य से लेके कुछ खुशखबरी सुनाना चाहूँगा। देखिए, युद्ध कोई नहीं चाहता, और आज का जो विश्व है वो प्रोग्रेसिव, जो एक गांव जो है हमारा, वो एक प्रोग्रेसिव समुदाय है, और सब चाहते हैं कि युद्ध ना हो। लेकिन कई फ्लेम पॉइंट्स हर जगह, चाहे वो साउथ पैसिफिक ओशन में हो, चाहे वो आप पाकिस्तान और हमारा हुआ अभी जो हुआ, या आप जाकर रशिया और यूक्रेन की बात देख रहे हैं आप, या अभी इजराइल और ईरान की बात देख रहे हैं, ये फ्लेम पॉइंट्स हैं। अजरबैजान लड़ जाता है आर्मेनिया से, तो ये भी फ्लेम पॉइंट है, और इसको समय समय पर रोका जाता है। मानव की सभ्यता रही है कि जब से हमने मानव सभ्यता का विकास किया है तब से हम लड़ते भी रहे हैं और सभ्यता को के विकास में भी शामिल रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने सबको मार के खत्म कर दिया। अगर वो द्वापर युग खत्म होगा तो सब कलयुग आएगा। अब कलयुग आएगा तो फिर से हम सतयुग में जाएंगे। वो एक फिलॉसफी है हमारी शास्त्रों की, लेकिन सभ्यता तो जिंदा रहती है। अमेरिका की बात कर रहे हैं आप, तो अमेरिका देखिए वर्चस्व शामिल करता है पूरे विश्व में, और अमेरिकन प्रेसिडेंट कहते हैं हमें तो इजराइल, हमें तो ईरान, अमेरिका के किसी भी आदमी को
ईरान ने नहीं मारा है, इसलिए हम क्यों कूदें, ये कहते हैं वो। हालांकि उनकी जान पे खतरा वो डालते हैं। वो हमेशा से टैसिट सपोर्ट पीछे से कर रहे हैं इजराइल को। और इजराइल की क्या बात है, इजराइल अपनी अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, सभ्यता के लिए लड़ रहा है। और ईरान हैट्रेड, वो सभ्यता को नष्ट करने के लिए लड़ रहा है। और जमीन की लड़ाई नहीं है, विस्तारवाद की लड़ाई नहीं है, कुछ दिनों में खत्म होगी। मुस्लिम जो देश हैं, आज के देश पुराने जैसे नहीं हैं। वो अब बहुत सारे लोग बहरीन, कतार, यूएई, सऊदी अरबिया, ये सब आगे बढ़ चुके हैं। ये मुस्लिम संप्रदाय नहीं। और एक और बात, ईरान में जोरास्ट्रियन कल्चर था, वो पारसी थे और हिंदू सभ्यता के करीब थे, आर्यन थे। उनकी सभ्यता को रिमाइंड किया है नेतन्याहू ने। उन्होंने कहा है कि वापस जाओ पारसी में, ये सिया संप्रदाय नहीं चलेगा। तो वहां के लोग को पहचाना जा रहा है, उनको वापस लाया जा रहा है। आप कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 की गुंजाइश कम है, जो मैं आपकी बात से समझ पाया। लेकिन नीति जी, क्या समझ में आपकी आ रहा है, क्या ये किसी का पागलपन, बीच में कुछ ऐसा हो सकता है, किसी का कोई कदम ऐसा हो सकता है जो फिर विध्वंसक युद्ध की तरफ बढ़ जाए? देखिए, इस समय हम जब कार्यक्रम कर रहे हैं ना, तो धनु लगन का उदय हो रहा है। प्रश्न शास्त्र बहुत एक्यूरेट होता है। धनु लगन में के जो स्वामी है गुरु, जो कि विजडम के कारण के, ज्ञान के कारण के, कहीं ना कहीं आपकी बौद्धिक क्षमताओं को सकारात्मक दिशा में आपको इंटैक्ट रखते हैं। दूसरी तरफ बार बार ज्योतिषीय दृष्टिकोण से चर्चा हो रही है कि मंगल और केतु की युति जब से सिंह राशि में आई है, इस तरीके की जो प्राकृतिक समस्याएं या एयर स्पेस में जो एयर वॉर हो रही है, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशंस को मंगल डिनोट करता है, केतु कहीं ना कहीं टर्मिनेशन को डिनोट करता है, और राहु कहीं ना कहीं विशेला प्लैनेट है, एक्सप्लोजन को डिनोट करता है। आप देखेंगे इस युद्ध काल में, कह सकती हूँ इस कालखंड के अंदर जो वॉर्स होंगी वो काफी ज्यादा, क्योंकि राहु एआई को भी डिनोट करता है, साइबर अटैक को भी डिनोट करता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, डायरेक्ट वॉर्स इंटरवेंशंस नहीं होंगी, प्रॉक्सी वॉर्स होंगी। आप वाया मीडियम से अपने मैसेज को कन्वे करोगे अपनी जो ओपोनेंट कंट्रीज हैं। तो जहां तक विश्व युद्ध की बात है, विश्व युद्ध कब हुआ था, अगर हम काल गणना करें तो महाभारत काल से बड़ा युद्ध कभी भी नहीं हमारे जो शास्त्रों में उसका व्याख्यान है। तब शनि, मंगल और केतु की, राहु की युति थी। यहां तक कि अगर मैं हिरोशिमा नागासाकी का जो एटम बम अटैक, क्योंकि बार बार न्यूक्लियर वॉर की बात आ रही है, हमको उन ग्रहों की भी दशाओं को हमको एनालाइज करना पड़ेगा। तो वो ग्रह दशाएं, वो एक्यूट, वो एकदम एग्रेशन की ग्रह दशाएं अभी नहीं बन रही हैं। यद्यपि कहीं से भी हमको सेविंग फैक्टर बहुत पॉजिटिव नहीं है। देखना पड़ेगा कि मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि शनि पर है। शनि जो है द्विस्वभाव राशि में है, और कहीं ना कहीं अग्नि तत्व और जो एग्रेशन है, ओवरऑल एग्रेशन ऑन द सोसाइटी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जुलाई के एंड तक कहीं ना कहीं जो देशों को चला रहे हैं, जो बौद्धिक क्षमताएं देशों को चला रही हैं, वो सकारात्मक रुझान देंगे अपने बेनिफिट्स के लिए। प्रॉक्सी वॉर्स को जरूर इनिशिएट करेंगी, बट वर्ल्ड वॉर की स्थिति नहीं आएगी। बिल्कुल। कर्नल एम.के. सिंह साहब, क्या स्ट्रेटेजिकली आप देख पा रहे हैं? देखिए, आप अपना ध्यान ले जाएं 1979 से पहले की स्थिति में ईरान बिल्कुल वेस्ट के साथ मिला हुआ था। सबसे घनिष्ठ संबंध उसके इसके इंग्लैंड के साथ थे। उनके साथ ऑयल का पूरा व्यापार, शेल कंपनी वहीं से चलती थी। और जब वहाँ के नागरिकों ने ये महसूस किया कि उनका शोषण हो रहा है, तब जाकर उन्होंने विद्रोह किया। और ये आपने इस्लामिक रेवोल्यूशन जो देखा, लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, एक कट्टर पंथ वहाँ पैदा हुआ जिसके बरखिलाफ थी पूरी जनता वहाँ की। अगर आप वहाँ का फैशन देखें 1979 से पहले और अभी का क्या स्थिति है, वहाँ जो बहुत क्रूरता से जनता को दबाया गया है। और उसकी बात बार बार, जब आपने पहले भी देखा कुछ समय पहले जो हिजाब को लेके बहुत सारे वहाँ प्रदर्शन हुए, इससे क्या महसूस होता है? इससे पता चलता है कि वहाँ असंतोष की भावना तो है, लेकिन ये जो कट्टरवादी अभी सरकार है, इस्लामिक ये जो कट्टरवाद वहाँ पर फैला हुआ है और जो सत्ता में है ये सरकार, ये मानने वाली नहीं है। क्योंकि वो अपनी नाक को हमेशा ऊंचा रखना चाहते हैं, और न्यूक्लियर एम्बिशन उनका बहुत पुराना है, आज का नहीं है। और उसको मुझे नहीं लगता, अगर रेजीम चेंज भी होती है तो ये न्यूक्लियर एम्बिशन उनका नहीं हटेगा, नहीं घटेगा। लेकिन अभी जो है विश्व युद्ध की जो आप बात कर रहे हैं, उसकी तरफ अगर आप देखें तो विश्व में हो क्या रहा है, पूरा जो इवन मिडिल ईस्ट है उनके, वो ईरान के खिलाफ है, ईरान के खिलाफ खड़ा है। जो स्थितियां पहले थी हमास, हिजबुल्ला लेबनान में, सीरिया में जो था, और बाकी भी देश इराक में, सबको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया अमेरिका और इजराइल ने मिलकर वहां काफी हद तक। और अभी ईरान के पास बहुत कम ऑप्शन है और ये हार की तरफ जाएगा बहुत जल्दी। और जैसा
हमारे साथी ने बताया आप वो परिस्थितियां नहीं देख रहे, मैं विश्व युद्ध नहीं होगा। ठीक है, सुनील भारद्वाज जी जरा मुझे बताइए कि ये गणनाएं क्या इस तरफ जा रही हैं कि कुछ बड़ा विध्वंस भी हो सके, या फिर जो चीजें हैं जैसे यूक्रेन रशिया का इस तरह चलता रहे तो ईरान इजराइल भी चलता रहेगा? देखिए, परिस्थिति जो है यहाँ पर 18 मई से प्रारंभ हुई और 28 जुलाई तक ये कालसर्प योग बनेगा, और उसके बीच में जो खप्पर योग आता है अबे 2 बार आ रहा है। एक तो 15 मार्च से लेके 11 जून तक है, फिर 11 जुलाई से लेके 7 अक्टूबर तक है। अब 11 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक का जो पीरियड है, इसमें आपकी स्थिति अच्छी नहीं है देश दुनिया की। अब ये स्थिति जब भी आई है, ये कब आई है? 47 में आई है, 47 में सब जानते हैं क्या हुआ जी। 62 में आई है, सबको पता है। 65 में आई है, 71 में आई है, 76 में भी आई है, फिर 82, 84, 2000 कारगिल, और अभी भी बीच में भी एक बार आई थी, और अभी ये फिर है। तो ऐसी स्थिति में दुनिया में उथल पुथल होती है, मगर गुरु की स्थिति, गुरु क्योंकि कहते हैं कुंडली में अगर कहीं बैठ जाए तो 2,200 से कुंडली को मुक्त कर देता जी। ये कहावत है गुरु की। गुरु क्योंकि वो अध्यात्म का है, वो सबको शांति देता है। इस स्थिति में भी चाहे वो राहु के उसमें से नक्षत्र में से गुजर रहा हो, मगर वो आपको शांति देगा, और आपको कहीं ना कहीं, जैसे अभी भी हमारे यहाँ देश में देखा जाए तो करीब 45% लोग पूजा पाठ करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो उनका ऑरा मजबूत होता है, उनकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी होती है। तो उससे क्या होता है, उससे सांत्वना मिलती है, और कहीं ना कहीं वार के लिए, जैसे कहा ना जी, एक अमेरिका कोशिश करे या कोई और कंट्री कोशिश करे, ये पीरियड अगर निकल जाएगा तो उसके बाद शांति अवश्य होगी। ठीक है, ये पीरियड ही मुख्य है, इसके बाद शांति की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं। लेकिन मैं जेके त्रिपाठी साहब, आपके अनुभव के आधार पर यह जरूर समझना चाहूंगा कि क्या ईरान की तरफ कुछ लोग आएंगे तभी तो ये बात बनेगी कि बढ़ेगी कि युद्ध महायुद्ध में तब्दील होगा कि नहीं होगा? वो परिस्थिति आप देख रहे हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना विचार इस तरह से शुरू करता हूं कि विश्व युद्ध ऐसे ही नहीं हो जाते। बिल्कुल। दुनिया की जानकारी में, इतिहास में जो 2 विश्व युद्ध हुए हैं, दूसरा जो 1945 में ख़त्म हुआ है, उसके बाद से अब 80 साल बीत चुके हैं जी। और इस 80 साल में कई ऐसी परिस्थितियां आईं। 1962 कोरिया का युद्ध आया। 1962 में जब क्यूबा में अमेरिका और रूस, सिर्फ 2 परमाणु शक्तियां थीं, वो आमने सामने आ गए थे। इसके बाद वियतनाम वार हुआ। इसके बाद आप देखिए इराक में, कुवैत में, लीबिया में, ये सब चीज़ें हुई। और सबसे बड़ी चीज़, पिछले 3 वर्षों से ज़्यादा समय में यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है। एक ओर रूस की परमाणु शक्ति है और वैसे भी बड़ी शक्ति है, दूसरी ओर अमेरिका के नेतृत्व में नेटो था। लेकिन 3 साल में हर बार सुनते आए हैं हम, हर तीसरे दिन, कि साहब रूस परमाणु बम गिराने वाला है। अभी तक तो नहीं गिरा। और अभी इसमें भी देखिए, परमाणु बम कौन गिराएगा? ईरान के पास अब है नहीं। ईरान ने अपना एनरिचमेंट किया था, लेकिन अब नरंज, इस्फहान और बुशहर, इन जगहों को ख़त्म कर देने के बाद ईरान के पास परमाणु क्षमता नहीं बच पाई है। इजराइल के पास है। अब इसके अलावा, वेस्ट के अलावा कोई और दूसरा देश जो है, वो या तो भारत है और या पाकिस्तान है। ठीक है। एकमात्र पाकिस्तान द्वारा ईरान का समर्थन देने से कुछ नहीं होगा, और पाकिस्तान वैसे भी इस स्थिति में नहीं है। बहुत क्लियर है कि उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन रितु जी, क्या आपको लग रहा है कि हाँ, ऐसे क्लैशेस होंगे? वो हो भी रहे हैं, युद्ध होगा, लेकिन ये महायुद्ध में नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए राम जी, जैसा त्रिपाठी जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि युद्ध, विश्व युद्ध ऐसे ही नहीं हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। उनके अपने तर्क हैं और हमारे ज्योतिष के पास अपने तर्क हैं। आप एक बात देखिए कि जो भी भविष्यवाणियाँ आज तक हुई है, हर घटना, ब्रह्मांड की हर घटना ब्रह्मांड संहिता के अनुसार संचालित होती है। कोई भी घटना पूर्णतः नेगेटिव नहीं होती और पूर्णतः पॉजिटिव नहीं होती है। जब भी ग्रहों का गोचर बनता है, जो भी ग्रहों का जो भी संचरण है, उसका प्रभाव होता ही है, क्योंकि कहते भी यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो जो
कुछ ब्रह्मांड में होता है वो इंसान के ऊपर भी उसका असर आता है, उसके मस्तिष्क पर भी आता है। तो जब इस तरह की युति बनती है मंगल और केतु की, और राहु से दृष्ट है मंगल, तो इस तरह की युति हमेशा इतना ज्यादा एग्रेशन देता है, पेशेंस नहीं रहता है। कोई भी घटना है उसके पीछे एक मानवीय दिमाग ही काम करता है। और अभी देखिए ईरान और इजराइल की जो युद्ध हो रहा है उसमें भी दोनों की जो दशा है, आप देखिए ईरान की कुंडली अगर हम लगाते भी हैं तो कर्क लगन की कुंडली है और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, ये कहीं ना कहीं युद्ध का कारक है। और साथ ही राहु की दशा चल रही है और अभी इजराइल की भी राहु की महादशा शुरू हो गई है। और अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बोलें तो 4 सितंबर से, जैसे अभी तक भारत ने एक ऐसी भूमिका निभाई है कि वो समझौते के लिए, लेकिन 4 सितंबर से लेके मंगल की महादशा जब शुरू हो रही है भारत की कुंडली में, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत का इन्वॉल्वमेंट भी युद्ध से होगा, या तो भारत पाक का युद्ध। अब मैं थोड़ा सा चलना चाहता हूं मनीष मल्होत्रा जी की ओर। मनीष जी, एक चीज जरा बता दीजिए, क्योंकि युद्ध नीति के पीछे अर्थ नीति ना छुपी हो ऐसा हो नहीं सकता, तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? युद्ध सबको याद है किस वजह से हुआ था। महाभारत का युद्ध जो हुआ था वो भी जुए से शुरुआत हुई थी। जी, मैं जुए पे क्यों लेके आना चाह रहा हूँ, किसी भी युद्ध में सिर्फ हार नहीं होती, किसी की हार होती है, किसी की जीत होती है, सब अपने हितों को देखते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में मैं बता दूं, जो युद्ध है वैसा नहीं है कि मुझे किसी की ज़मीन हड़प नहीं है, किसी देश को ज़मीन हड़पनी है, या मुझे इधर कब्जा करना है, इतने सैनिकों को मारना है। युद्ध तो हम रोज़ लड़ रहे हैं। किसी को चांद पर पहुंचने की जल्दी है, किसी को मिसाइल भेजने की जल्दी है, वो ज़रूरी भी है, वो हमारी जो सेना है वो जानती है कि क्या ज़रूरी है, वैज्ञानिक हमारे जानते हैं। लेकिन मुद्दे की बात, इस युद्ध से भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है, भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हर देश को अपने हित देखने हैं। हमने देखा 99 की वॉर के बाद, जो पाकिस्तान के बाद हुई थी वॉर, हमें अपना जीपीएस मिला, आज हम डिफेंस में सबसे आगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा डिफेंस में हमारा वर्चस्व होगा। साथ ही अगर युद्ध होता है, विश्व युद्ध होता है, अगर भारत के हितों के ध्यान रखा जाए तो एक तेल जो है, हम तेल में रशिया या बाकी देश जहां ईरान, उससे हम नेगोशिएट कर सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक पे हमें ध्यान देना होगा, हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास अच्छा मौका है चाइना से आगे निकलने का। हमें अपनी नीति को बढ़ाना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। और मैं कतई ये नहीं कह रहा कि तो सर समय हमारे पास इतना ही है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया करते हुए, सभी जो ज्योतिषाचार्य हैं या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि युद्ध तो हो सकता है, भयंकर भी हो सकता है, लेकिन विश्व युद्ध की तरफ ये स्थितियां अभी जाती हुई नहीं दिख रही हैं। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। Z News.